नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे। उसकी वजह यह है कि 24 अप्रैल को 73rd अमेंडमेंट पूरे देश में लागू किया गया था और शायद इसी दिन को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित विजिट भी इसी दिन को जम्मू कश्मीर में है। जम्मू में वो जितने भी डीडीसी सदस्य हैं, वीडीसी सदस्य हैं, पंचायत सदस्य हैं, उनको संबोधित करेंगे। एक नया ट्रेंड ये जो एनडीए सरकार उन्होंने बनाया है कि पहले दिल्ली तक चीज़ें महदूद रहती थी। जैसे सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जम्मू से मनाया गया, अमूमन दिल्ली में होता था पहली मर्तबा। ऐसा ही इस बार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो पंचायत दिवस है उसको भी जम्मू कश्मीर से मनाया जाए और देश भर में मनाया जाए। इसके अलावा हम आपको आज बता दें कि आज एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने सभी जितने भी डीडीसी सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी मीटिंग ली है और बजट कितना खर्च हुआ है उस पर चर्चा की है। हम चर्चा करेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे। शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, बशीर साहब आपका स्वागत है। साहिल शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, साहिल जी आपका भी स्वागत है। जयदेव राजवाल जी बीजेपी के सीनियर लीडर, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा साहिल जी से। ये टाल क्लेम करते हैं कांग्रेस के लोग कि 73rd अमेंडमेंट लागू करने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर बीडीसी और डीडीसी के चुनाव कराने में सरकार नाकाम रही। सबसे पहले तो विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने चर्चा के लिए हमें यहाँ बुलाया। जैसे कि आपने कहा कि आज 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे पंचायत जो दिन है उस दिन को मनाने के लिए। तो इसी दिन हिंदुस्तान की संसद में 73rd अमेंडमेंट जो था वो पास किया गया। वो किस पार्टी की सरकार थी? वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही ये जो पंचायती राज है, ये जो ये हमारे घोषणा पत्र में, और आप इसको कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की आत्मा है। महात्मा गांधी का सपना था पंचायती राज की। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक हमारी पंचायतें जो हैं वो जब तक मजबूत नहीं होंगी, तब तक जो असली डेमोक्रेसी का मतलब है वो कभी भी साकार नहीं हो सकता। और मुझे खुशी है कि इस दिन देश के जो प्रधानमंत्री वो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो, जैसे आपने कहा कि आपने बीडीसी की बात की, डीडीसी की बात की, हम ही थे। हम जब पिछली सरकार यहाँ पे थी 2009 में, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस समय की सरकार बनी, 2011 में यहाँ पंचायत के चुनाव हुए और हमने कम से कम 3 साल हम लोग इस चीज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उस समय हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी थे, वो यहाँ आए, उन्होंने सरपंचों पंचों से बात की और हमने यहाँ पर पूरा कन्विंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि जो 73rd अमेंडमेंट जो है वो पूरी तरह यहाँ लागू हो सके। और उसके मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं अपनी बात को विनोद जी पूरा करूँ, उसके बाद आप मुझे इंटरप्ट कीजिएगा, कि जिस तरह से आप देखते हैं कि हम जम्मू जिले के अंदर हैं। जम्मू जिला के अंदर जो डीडीसी के चेयरमैन हैं वो एससी समाज से आते हैं। और जो ये रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन कहां से आई? ये उसी 73rd अमेंडमेंट जो थी, ये उसी का क्लॉज था, ये उसी की वजह से आज आप देखते हैं कि हमारे जो एसटी के जो हमारे भाई हैं, जो उनको रिजर्वेशन मिलती है। आज कहीं आप महिलाओं को देखते हैं, मुझे आज भी याद है कि जब हमारे समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समय में बीडीसी चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन आई, जिसमें उस समय रिजर्वेशन को बाहर रखा गया था और हमने पूरी लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि तब तक ये बीडीसी के चुनाव नहीं होंगे जब तक जो रिजर्वेशन है, चाहे वो एससीज को हो, चाहे वो एसटीज को हो, और 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, जब तक वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, हम यहां पे चुनाव के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेमोक्रेसी के असली एसेंस, डेमोक्रेसी का असली मतलब यही है कि जितने भी उसके क्राइटेरिया है वो सही स्पिरिट में फॉलो होने चाहिए और वो जमीनी स्तर पे दिखने चाहिए, तभी डेमोक्रेसी का असली मतलब जो है वो समझ में आता है। आपने कहा कि 73rd अमेंडमेंट यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी कांग्रेस की आत्मा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की आत्मा क्यों नहीं जागी? जम्मू कश्मीर में हमने इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी और हमने किसके साथ लड़ाई लगी? आपके पार्टनर थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। देखिए विनोद जी, जब आप कोलिशन में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पीडीपी के साथ कोलिशन में थी, और जब उस कोलिशन से बाहर आई तो भारतीय जनता पार्टी के 6 साल दे दिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। भारतीय जनता पार्टी जब उस कोलिशन से बाहर आई तो मुझे आज भी याद है, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर रैली की और उन्होंने रैली करके कहा कि हम कई चीजें ऐसी थी जो कोलिशन में रहते हुए हम नहीं कर पाए। तो कोलिशन में कई प्रकार की मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन हम कोलिशन में रहते हुए भी हमने, आज आप जो देख रहे हैं, जो एसटी समाज को यहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है, जो चाहे वो जो हमारी बहनों को, महिलाओं को यहाँ जो रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके पीछे अगर कोई सोच है, उसके पीछे अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसको लेकर संघर्ष नहीं किया। राजवाल जी, आप हमें बताइए कि बीडीसी के वाइस चेयरमैन के इलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया और आप कहते हैं कि हम जमीनी सतह पर लोकतंत्र को लेकर जा रहे हैं।
डिसेंट्रलाइजेशन आप पार करने जा रहे हैं। धन्यवाद विनोद जी। और अगर मैं जो आपने क्वेश्चन किया पहले उसकी बात करूं या मेरे कांग्रेस के जो यहाँ दोस्त हैं उन्होंने उस तरह से किया है। देखिए, आपका आज का जो टॉपिक आपने रखा है वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले तो चलो दैट इज़ देयर वे ऑफ स्पीकिंग और ये बात करने का इनका स्टार्टिंग से रहा है इस तरह से कि एक्चुअल में देखा जाए जो पंचायती राज जो सिस्टम था वो कभी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। 2001 में जो इलेक्शंस किए गए वो आप सबको पता है कि कितने सालों के बाद, 30 साल के बाद हुआ, लेकिन उसका भी क्या हुआ ये भी सबको मालूम है। 2006 में आके उस जो 2001 में इलेक्शंस हुए थे उनको ख़त्म कर दिया गया और अपना ही एक सेटअप बना दिया। और तब भी अगर गवर्नमेंट थी तो इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट थी वहाँ पे। अगर उसके बाद जो आगे के जो उस टाइम के इवन फंड्स थे करीब करीब 280-85 करोड़ रुपया था, जिसमें से 270 करोड़ के करीब लैप्स कर गया। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग इसकी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल। अरे इंडिया में तो ये इम्प्लीमेंट ही था, लेकिन ये 73 अमेंडमेंट की बात करें या डेमोक्रेसी की बात करें, ग्रास रूट लेवल की जो हम लोग बात करते हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की गई, रीजन व्हाट्सएवर में भी, लेकिन उसको जो करना था वो क्यों नहीं किया गया। और उसके बाद जो 2011 के बाद भी जो इलेक्शंस होने थे 2016 में होने थे उसको भी आगे कर दिया गया। ये तो धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2018-19 में पंचायत की इलेक्शंस को लेकर ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये सारे का सारा और पूरी की पूरी इलेक्शन कराई। और उस टाइम पे आपको पता होगा ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कांग्रेस, एनसी, पीडीपी की बात करें, इन्होंने एक ही चीज कही कि हजारों की तादाद में यहाँ पे कैंडिडेट्स की किलिंग की जाएगी। लेकिन मेरे को खुशी है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और सेंटर ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन चीजों को लेकर चले, एक भी कैंडिडेट की हत्या नहीं की गई और इलेक्शंस हर एक पंचायत लेवल पे कराई गई। राजवाल जी, ये अलग बात है कि उसके बाद किलिंग, सिलेक्टेड किलिंग्स एक दो की बात करें वो आप सही कह रहे हैं, वो हुई है, लेकिन जिस तरह से मास किलिंग्स की बात की गई थी कि यहाँ पे मास किलिंग्स होंगी, एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि अगर मैं बात करूं एनसी की, पीडीपी की और इवन कांग्रेस भी उसमें जो एंड तक अपना वो फाइनल नहीं कर रहे थे कि इन्होंने पार्टिसिपेट करना ही नहीं जरूरी समझा। एंड सेम जब 2001 में भी इलेक्शंस हुए थे तो कश्मीर में जितने भी लोग थे, कश्मीर के पार्टीज ने कश्मीर में मिलिटेंट और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कहने के ऊपर वहां पे बाइकआउट किया गया। और जम्मू और लद्दाख रीजन में जिस तरह से इलेक्शन हुई, बढ़ चढ़ के लोगों ने करीब 76-77% लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और जब अच्छी तरीके से जम्मू और लद्दाख के लोगों ने ये किया, इन लोगों ने उनको इंपावर ही नहीं किया। और ये सारे पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि इन लोगों ने अभी तक, आज की डेट 2022 की बात करूं तो क्या क्या किया है ये सब लोगों को पता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी स्टेप्स उठाए, और मैं आज बड़ी खुशी से कहना चाह रहा हूं कि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू से शुरुआत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जम्मू से स्टार्ट कर रहे हैं। जी बशीर साहब, कांग्रेस ने सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया है कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि 73rd अमेंडमेंट इन टोटल लागू हो, और ये भी कह रहे हैं कि बड़ा संघर्ष किया कांग्रेस ने। सीधा आरोप है विनोद जी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो आपका मुद्दा है वो बीजेपी क्लेम ये कर रही है कि जितना ग्रास रूट पे हम गए हैं कोई नहीं गया। मेरे कांग्रेस ने कहा कि आप नहीं चाहते, कांग्रेस, आपने सवाल मेरा टाल ही दिया, तो मैं उस पर आ था, वो जरूरी है। मैं उस पर आ जाऊंगा। जम्मू कश्मीर 370 और उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज था जी, वो बाज़ाब्ता स्टडी करके बनाया गया था। उसमें लेजिस्लेचर्स का बाज़ाब्ता उसको जो कुछ भी बनाया गया था, और जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेचर्स थे उनका बाज़ाब्ता तौर पे उसके अंदर रोल था। एक टीम गई थी कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ जो सिस्टम था उसको बाज़ाब्ता स्टडी करके बनाया गया था 1996-97 के अंदर।
डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल की जब बात करते हैं तो आज की जो ग्रास रूट की डेमोक्रेसी जिसकी आप बात करते हैं ये टोटल फ्रॉड है, धोखा है। मतलब मैं एक डेमोक्रेसी 96 में जब का हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट। आप इंटरप्ट कर लीजिए मुझे, इसलिए कि जब चुनाव कराए गए लोगों को खदशा था, चुनाव हुए, उसके बाद सिलेक्टिव किलिंग भी हुई जी। पंच और सरपंच धरने पे हैं, बीडीसी के जो क्या नाम है डीडीसी जो मेंबर बनाए, डीडीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बीजेपी ने कंसीव किया। ये डीडीसी इस तरह नहीं था, इसका तरीका ये था कि जो बीडीसी बननी थी जो एक्ट के तहत है उसमें तरमीम हुई 5 अगस्त 2019 के बाद, इन्होंने जिस तरह चाहा वो बना लिया। डीडीसी की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जब वो बनाई गई किसी को नहीं पूछा, इन्होंने अपनी मनमर्जी की बनाई, कोई एरिया कहीं से लगाया कोई कहीं से लगाया, जैसे आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं उसी तरह उसमें भी हुआ, उसी तरह उसमें भी हुआ। ये जो आज ये क्या नाम है डिलिमिटेशन हो रहा है ये क्या है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हौलिया बिगाड़ दिया गया है। लेकिन हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि डीडीसी जब बनाया तो हमें लगा कि चलो नया कॉन्सेप्ट है जी। उनको वो जो पावर्स की आप बात कर रहे हैं वो आज भी पावर्स नहीं है। वो कहते हैं जी अच्छा जी दिए हैं कुछ पैसे, हर जगह पे क्राइसिस है। आपने जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ एक गवर्नर साहब थे, उन्होंने कहा जनाब बैक टू विलेज, एक नया टर्मिनोलॉजी निकली बैक टू विलेज। गए ऑफिसर, वो प्रोग्राम बना के आया, वो कोई करके आया, दूसरी दफा वो नहीं गया। उन्होंने कहा जी वो पहले वाले का जो है प्लान था वो कहाँ गया, अजी हमें नहीं मालूम है। दूसरा गया, दूसरे ने जो बुलाया वो तीसरे को पता नहीं था। इतना कंफ्यूजन हो गया कि आज पंच और सरपंच जो हैं वो भी परेशान है कि हमको करना क्या है। उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की है जी। दूसरी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं हमारे नेता हैं वो आ रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर पहले नहीं देखा है। ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पंचायतों से करना है, आज जितना उनके आने पे खर्चा होगा आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री मैंने कहा जी आए, मगर जितना खर्चा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहली बार वो पहले आए नहीं है क्या, कितनी दफा आए हैं वो मेरे ख्याल है जब उस जमाने में इमरजेंसी के जमाने में भी हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर वो कोई चीज ऐसी लेके आए हैं जो लोगों को कहना चाहते हैं वो आज वहां से भी कह सकते हैं। इस वक्त क्राइसिस है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस है वो क्या है कि लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, लोग पानी का जो पानी फ्री था वो पानी आज आप पैसा मांग रहे हैं और लोगों के पास वो पैसे नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए वो वेलकम है, लेकिन वो उन बिजली की राजनीति नहीं करनी। पहले सुन लीजिए हर तीसरे मकान में कंस्ट्रक्शन का काम लगाओ, कहाँ गुर्बत है मुझे मेरी बात सुन लीजिए, इसी को आप समझ लीजिए। अगर कोई मकान बना रहा है उस मकान वाले को पूछ लीजिए कि उसका 3 साल पहले क्या बजट था और आज उसको कितना बजट देना पड़ रहा है, ये उसी को पता है। आज क्राइसिस है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इसलिए कि जो कुछ उनके साथ वायदे किए थे वो वायदे नहीं हो रहे हैं पूरे। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपील करता हूं आपके माध्यम से, मैं अपील करना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि जो पैसा आपके आने पे खर्चा होगा उसको जम्मू कश्मीर के पंचों, सरपंचों और डीडीसी के मेंबरों को दे दीजिए ताकि वो लोग के वो जो वायदे हैं वो पूरे कर सके। नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेट सब हैं, किसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी जी ग्रास रूट की डेमोक्रेसी है, सब लोग जानते हैं इस तरह की डेमोक्रेसी है। अभी जो बिहार में वो जो यूपी में चुनाव हुए उसकी वीडियोज आ रही हैं, पंचायत के वो जो इलेक्शन के ऑफिसर हैं उनके ऊपर बैज लगा हुआ है, वो दिखा रहे हैं कि कैसे चोरी कर रहे हैं। जब बाढ़ ही घास वो खेती खाना शुरू किए तो क्या भरोसा है। आ जाइए दूसरे बात पर, मैं वेलकम करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब आए, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बार-बार नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि हमारे बड़े भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी से हैं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को उन्होंने यहाँ मजबूत करने का काम किया। यही सरकार में थे, पीडीपी के साथ सरकार में थे और बिल पास कर लिया था कि जो सरपंचिस का चुनाव होगा वो इनडायरेक्टली होगा, पंचिस चुनेंगे सरपंचिस को। और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, हम अपोजिशन में थे और हमने इस चीज का कड़ा विरोध किया था और हमने कहा था कि ये सिस्टम सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ सब कुछ किया। यहाँ देखिए ये 70 साल से हमारी प्रतिबद्धता है
कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कांग्रेस ने 70 साल इस देश को क्या हमारे समय में नहीं हुआ? क्या हमारे ही समय में सरपंचिस के बीच से ये सरपंचों और पंचिस ने आपस में ही मानते हैं, हम रही, लेकिन मैं भारतीय और पंचिस का जो चुनाव हो वो इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो उस समय हमारे कड़े विरोध की वजह से हो नहीं सका। और मैं मुबारकबाद भी देता हूं, और साथ में मुबारकबाद इनको इस चीज के लिए देता हूं कि इन्होंने यहाँ पर बीडीसी का चुनाव कराया। हम क्या इससे पलट? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि बहुत पैसे आ रहे हैं, और इन्होंने कुछ गिनाया कि आपके समय में लैप्स हो गया। जनाब, आप ही की सरकार के समय में 4 महीने तक वो वहां पर डोगरा चौक में सरपंचिस और पंचिस वहां पे स्ट्राइक करते रहे, हड़ताल में बैठे रहे कि जनाब हमारा सारा पैसा जो है वो लाइबिलिटीज है, हमारे पैसे नहीं दिए जा रहा। तो इस समय जो पंचायतों की हालत है विनोद जी, वो बहुत बुरी है, जिसके ऊपर सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। बीडीसी के इलेक्शन इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। खासतौर पर जो कमेटीज बनाई जाती है, सोशल वेलफेयर, वर्क्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस की, रूरल डेवलपमेंट की, वो कमेटी के इलेक्शंस अभी तक नहीं हो। पर आप कहते हैं कि ज़मीनी सतह पर हमने लोकतंत्र को ला खड़ा किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद जी। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसके ऊपर पूरी की पूरी कमेटी की रेजोल्यूशन के तहत जो इसकी बने गए है, बहुत जल्दी उनको भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और लोगों की जो ये मानना है उसको प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। एक नंबर। दूसरा, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वक्ता यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, मेरे भाई, लेकिन मेरे को पीपल आर स्पीकिंग कि, और जिस तरह से हमारे बशीर साहब रख रहे हैं बात को, और हमारे कांग्रेस के वक्ता, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पे बता दूं कि विनोद भाई, आने वाले दिनों में, अक्टूबर में, नवंबर में जब भी इलेक्शंस होंगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगी, और 50+ के टारगेट को हम बड़े आसानी से अपना अचीव करेंगे, और जम्मू कश्मीर में भारतीय सरकार बनेगी और सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये वक्ता हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और टॉपिक कुछ है और बात कुछ और करते हैं। जम्मू कश्मीर में बना के रखी, चाहे वो कश्मीर हो। आज कश्मीर के हालात देखें कि अभी दोबारा में जिस तरह से ग्रास रूट की ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो 10,000 से भी ज्यादा लोगों का वहां पे जो कार्यक्रम हुआ, 10,000+ पीपल, जिसकी फुटिंग देख के सब लोग हैरान हो गए, स्पेशल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, क्योंकि कांग्रेस को तो सीटें मिलने वाली नहीं। माननीय अशोक कोल जी और बाकी पार्टी के लीडर्स की वो वहां पे देख के वो इतनी भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो लोगों के लिए हैं, लोगों के फायदे के लिए हैं, और वो जो फायदा लोगों तक दीजिए, इलेक्शन पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का पानी तो अभी हो गया, जब जो कश्मीर से हम लोग सीटें निकालेंगे वही इन सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और हैं ना, उधर की बात करते हैं। मुद्दे पे मैंने कहा कि ये दावा से नुकसान हुआ, कोविड बीमारी आई, वबा आई, नुकसान हुआ। 3 साल स्कूल नहीं खुले, स्कूल खुलना शुरू हो गए, कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि लोगों के दर्द को कोई नहीं समझता। ये अडानी और क्या नाम है, अंबानी का दर्द समझते हैं, ये लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। ये जो कहते हैं आपने राजनीति में आप सबसे सीनियर हैं इस पैनल। आपने जो कुछ कहा, आपको लोगों ने वोट दिया, आपको वोटों ने लोग दिया, तो चाहते हैं ना कुछ हो, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। 7 साल हो गए हैं, चाहे आप उधर थे चाहे इधर थे, कोई नई चीज लाओ, बताओ मुझे जहां आपने 10,000 नौजवानों को नौकरी दी हो। कोई ऐसी चीज बताओ, ऐसा प्रोजेक्ट बताओ आपने जम्मू कश्मीर में दिया, हम कहेंगे लोगों को हाँ जी हुआ है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, पीछे होम मिनिस्टर साहब आए थे, आपने एक क्वेश्चन किया था, हमें तो खुशी है आ जाएंगे, लेकिन कुछ लेके आए ना। एक वक्त था ये प्राइम मिनिस्टर साहब इधर इंडिया में होते ही नहीं थे, तो एक दिन खबर आई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं। वही हाल आज है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के सब लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर, उसी को तो वोट मिलता है। यहाँ के मेंबरों को वोट नहीं मिलता, ये वोट प्राइम मिनिस्टर को मिलता है।
इसीलिए आज लोग देख रहे हैं कि उनका टूरिज्म खत्म हो रहा है। यहाँ आपका जो ये था ना, ये रिलीजियस टूरिज्म, माता वैष्णो देवी का, वो खत्म हो गया है। बाजार में देखिए, रघुनाथ बाजार में जाइए, देखिए गांधीनगर में देखिए जो मार्केट्स हैं उनका हाल क्या है। लेकिन हाँ, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। मैं उनकी वकालत भी नहीं कर रहा हूँ, वक्त आएगा वो इसका जवाब भी देंगे। आप खुश है ना, आने दीजिए इलेक्शन, हम भी उसका इंतजार करेंगे, वो देखेंगे कहाँ क्या होता है, हम इसका इंतजार करेंगे। साहिल जी, साहिल जी के बाद आपके पास आता हूँ। साहिल जी, मैं भी उसको मैंने कवर किया था जब राहुल गांधी आए थे, 25 सरपंच से मुलाकात की थी। इत्तेफाक से मैं भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में था उस दिन। लेकिन आप पावर में थे, दिल्ली में भी आप थे, जम्मू कश्मीर में भी आप थे, लेकिन आप इंसाफ नहीं कर पाए। आप भी लेजिस्लेटर से डरते थे, डर लगता था कि विधायकों की पावर कहीं कम ना हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है विनोद जी। हमने उस समय जो किया वो सब लोगों के सामने है, उसका रिजल्ट भी बाद में हम ही लोगों ने फेस किया। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा जरूर अपने बड़े भाई का, कि इन्होंने कहा कि हम 50+ के साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे, हमारी सीटें आएंगी। मैं ये मानता हूं, मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो जनता है वही असली मालिक होती है। वो जनता का मैंडेट होता है, जनता जिसके साथ है वो उसको मैंडेट देगी और उसको पूरा अधिकार है कि वो उसके बाद वो सरकार में आता है। लेकिन इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात हैं, अगर आप उन हालात को देखें, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ 5, 7, 10 दिन की पुरानी बात है कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों की रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट ये कहती है कि 46% जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है, 46%। और पिछले 7 साल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूशन में थे यहाँ पर। और इलेक्शन के बाद उसी बाप बेटी के साथ सरकार बनाने का अगर किसी ने काम किया तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया। 70 साल जम्मू कश्मीर की बदहाली के लिए जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है का नारा लगाने वाले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराने वालों ने 2000 में जब उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके और उमर अब्दुल्ला को अपने गोद में बिठा के मंत्री बनाने का काम किया, तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर जानता है। और आज जो जम्मू कश्मीर है विनोद जी, आज जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और ये आरोप कोई साहिल शर्मा का नहीं है, ये आरोप हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हुए सीनियर लीडर का नहीं है। इन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर छाती फाड़ के मीडिया को सामने आकर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और करप्शन का सारा पैसा पीएमओ में बैठे हुए मंत्री की जेब में जाता है। जी। रोशनी के ऊपर मैं कहना चाहता हूं विनोद जी, ये बड़ी बातें करते हैं, रोशनी के ऊपर बड़े बड़े दावे करने वाले जनाब ये कहते हैं, और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के नाम पे अखनूर के अंदर रोशनी के अंदर जमीन निकलती है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भाई कठुआ के अंदर जाता है और जमीनों उसके भाई जमीनों के कब्जे के उसके ऊपर आरोप लगते हैं। तो क्या पूरा जम्मू कश्मीर बीएसएफ के एस्पायरेंट्स हो, चाहे वो बीएसएफ के एस्पायरेंट्स हो, सीएसएफ के एस्पायरेंट्स हो, कल होमगार्ड के लोगों को पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर जवाब लेना ना, जवाब करते हो तो इसका फैसला जो होगी वो जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। क्या देंगे? बहुत अच्छा इन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन बशीर साहब ने इनसे पहले बोला और साहिल जी ने उनके बाद बोला। मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरह से मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक गलत परसेप्शन बनाने का जो प्रयास किया जाता है वो अच्छी बात नहीं है। जो आप जितनी मर्जी गलत परसेप्शन बना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट जनता को ही देना है और जनता को सब चीजें मालूम है। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे बशीर साहब कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के टाइम में क्या किया। अरे पूरी दुनिया जानती है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते और आज हिंदुस्तान का क्या हालत होता। जिस तरह से हमारे वैक्सीन की बात करें, जिस तरह से बाकी देशों को भी हम लोगों ने हेल्प की, ये पूरा विश्व जानता है कि भारतीय अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में किस तरह से कोरोना को हैंडल किया गया। रही बात कोरोना के दौरान जो दिक्कतें आई, अरे सारी दुनिया को मालूम है। अगर इन्होंने नहीं पढ़ा है तो इनको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए उन्होंने क्या किया, कितने पैसे वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए, दुकानदारों को कितने दिए, रेडी फड़ी वालों को कितने पैसे दिए, और उसके बाद घर घर जाके आज तक राशन फ्री में दे रहे हैं। ये सब चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि क्या, और पब्लिक में ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि कोविड के दौरान कुछ नहीं किया। कोविड के दौरान अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट कोई हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए, सड़क पे थे। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना कांग्रेस, ये लोग कहीं दिखते भी नहीं थे। पब्लिक मर रही थी और भारतीय जनता पार्टी सेंटर से और वो पूरी सपोर्ट आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड के ऊपर था। बशीर साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपको बता एक चीज बशीर साहब और बता दूं, आपने जितना बोला है ना,
ये डिबेट को 2 घंटे और होने दीजिए, मैं प्रूव करके देता हूं आपने सब झूठ बोला। मैं ऑन रिकॉर्ड में सर 1 मिनट, साहिल जी नहीं सर, साहिल जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, साहिल जी ने बहुत सारी बातें की कि उसका बेरोजगारी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल, तबाही के लिए आप रिस्पॉन्सिबल, बहुत कुछ बोला सर। 307 ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आप बात करते हैं ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर श्रद्धांजलि दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, 370 को तोड़ के हमने 370 को तोड़ा और उनको सही में हम लोगों ने पूरी की पूरी श्रद्धांजलि दी। उसका बोलते हैं सही कार्यकर्ता। आप लोगों की तरह नहीं है कि पब्लिक को गुमराह करना, पब्लिक के अंदर एक गलती परसेप्शन तैयार करना। समय का आप हमारे कार्यक्रम में आए। साहिल जी, आप, बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।